शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारा देश एआई में आगे बढ़ रहा है। शर्म आती है ये कहते हुए कि हम टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि सिस्टम के सामने हम कितने लाचार हो जाते हैं। प्रशासनिक स्तर पर कैसे लोग बेशर्म, लापरवाह और निर्लज्ज हो जाते हैं। 8 महीने तक एक बेटी गायब रहती है, परिवार थानों के चक्कर काटता रहता है और पूरा सिस्टम निकम्मों की तरह खड़ा देखता रहता है, बगले झांकते रहता है। सोचिए, अगर ये किसी मंत्री या अफसर की बेटी होती, क्या तब भी 8 महीने तक का वक्त लगता? फिर भी सुराग नहीं मिलता। लेकिन यहां 8 महीने बाद जो कुछ मिला वो जिंदा इंसान नहीं, एक कंकाल था। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और ये कहानी है झारखंड की बोकारो की। 21 जुलाई 2025 को 18 साल की पुष्पा महतो अपने घर से कॉलेज के लिए रवाना हुई थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटी। शाम तक जब वो घर नहीं पहुंची तो मां रेखा देवी ने गांव में तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। थाने पहुंचने पर भी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला और 13 दिन बाद जाकर एफआईआर तक दर्ज की जाती है, वो भी अज्ञात के खिलाफ। परिवार लगातार एक ही नाम बोलता रहा, बताता रहा, दिनेश महतो, लेकिन आरोप है कि पुलिस शुरू से ही उसे बचाती रही। समय बीतता गया, महीने गुजरते गए, लेकिन ना आरोपी मिला और न ही पुष्पा का कोई पता चला। इसके बाद शुरू हुआ एक मां का संघर्ष, जो हर रोज थाने पहुंचती, हर दिन अपनी बेटी की तलाश की गुहार लगाती, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। 24 जुलाई को सिर्फ सनहा दर्ज किया गया और एफआईआर दर्ज करने में पूरे 13 दिन का वक्त लग जाता है, वो भी अज्ञात के खिलाफ। परिवार लगातार एक नाम लेता रहा, दिनेश महतो, जो पड़ोस का रहने वाला था और जिस पर पहले से शक जताया जा रहा था क्योंकि इसे ही प्रेमी कहा गया। लेकिन आरोप है कि पुलिस शुरू से ही उसे बचाने में लगी रही। मां रेखा देवी का कहना है कि उन्होंने कई बार थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक अपनी गुहार लगाई, अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। समय बीतता चला गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने और फिर 6 महीने गुजर जाते हैं। इस दौरान पिता अनंत महतो ने हर दरवाजे को खटखटाया, मुखिया से लेकर विधायक तक हर जनप्रतिनिधि से मदद मांगी, लेकिन चुनाव नहीं था। उन्हें सिर्फ निराशा हासिल हुई। मामला जब लंबा खिंचता गया तो आखिरकार परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कहानी ने अचानक एक करवट ले ली। 27 फरवरी, 9 मार्च और 23 मार्च को हाईकोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाई और पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई। कोर्ट के दबाव के बाद झारखंड पुलिस हरकत में आती है और नई एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाता है। 9 अप्रैल को गठित इस एसआईटी ने 10 अप्रैल से जांच की शुरुआत की और सिर्फ एक दिन के भीतर 11 अप्रैल की सुबह मुख्य आरोपी दिनेश महतो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी इतने महीने बीतने के बाद, पूछताछ के बाद जो कुछ खुलासा होता है उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। उसी दिन शाम को कॉलेज से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगल से पुष्पा महतो के कथित कंकाल को बरामद कर लिया जाता है। इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, घटना के वक्त पहने गए कपड़े, कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि पहले की जांच में गंभीर लापरवाही बरती गई थी और आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश की गई। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया कि कुछ पुलिसकर्मियों ने आरोपी से पैसे ले लिए थे और उसके साथ पार्टी तक की गई, यानी जिसे पकड़ना था उसी के साथ जश्न मनाया गया। इस खुलासे के बाद 11 अप्रैल की शाम को पिंडरा जोरा थाने के 28 पुलिसकर्मियों को एक साथ निलंबित कर दिया गया, जिनमें 10 एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, 5 एएसआई, 2 हवलदार, इसके अलावा 11 सिपाही शामिल हैं। मगर असल सवाल अब यह है कि पुष्पा संग उस दिन आखिर हुआ क्या था, वो गई कहां थी और जो दिनेश है उसको लेकर कैसे पुष्पा के साथ खुलासे हुए। दरअसल पुष्पा और दिनेश के बीच प्रेम संबंध था। दिनेश पुष्पा के ही घर के पड़ोस में रहा करता था। शुरुआत से इन दोनों के बीच जब अफेयर होने लगा तो गांव वालों को पता चलता है और फिर जो पुष्पा के घर वाले हैं वो इस रिश्ते से नाखुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गई, एक दूसरे के साथ इनके संबंध हो गए और फिर दिनेश पर अब पुष्पा धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू कर चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुष्पा के इन्हीं दबाव के चलते दिनेश अब आपे से बाहर हो चुका था और उसने पुष्पा को रास्ते से हटाने के लिए अपनी प्लानिंग की। और उस प्लान के लिए वो पुष्पा जब अपने कॉलेज के लिए जा रही थी उसी वक्त उसका चुनाव करता है और उसे लेकर जाता है जंगल में एक ऐसे लोकेशन पर जहां न उसके साथ शुरुआत में उसकी हत्या करता है, उसके बाद
उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर गाड़ने का प्रयास करता है। इसके बाद जब घर वालों को पता चलता है कि पुष्पा देर शाम तक नहीं लौटी है, तो वो थाने के चक्कर काटते हैं और यहीं से पूरी प्रक्रिया 6 से 7 महीने की लंबी हो जाती है। लेकिन बीच में दिनेश महतो ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार वो पुलिस वालों से संपर्क साधता है। उनमें से कुछ पुलिसकर्मियों को अपना साथी बना लेता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, उनके साथ खेल खेलता है। कुछ रकम देकर वो पुष्पा की मौत की भरपाई कर रहा था ताकि वो गिरफ्तार न हो सके। आज इस कहानी में आरोपी सलाखों के पीछे है, पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं, जांच जारी है, लेकिन इंसाफ अभी भी अधूरा है, क्योंकि एक जान वापस नहीं आ सकती और सबसे बड़ा सवाल अभी भी जिंदा है। क्या हमारा सिस्टम सिर्फ तब जागता है जब अदालत डंडा उठाती है? और अगर ऐसा है तो आम आदमी आखिर किस पर भरोसा करे, किस पर यकीन करे? पुष्पा जैसी हजारों लड़कियां जो प्रेम जाल में फंस जाती हैं, उनके साथ जब कुछ गलत होता है तो उनकी आंख खुलती है, या फिर जब उन्हें यह लगता है कि सामने वाला लड़का उन्हें धोखा दे रहा है, उनके साथ शादी नहीं करेगा, तो फिर अंजाम कुछ इसी तरीके का हो जाता है। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड को हमारा उद्देश्य इसलिए सुनाना था आपको, सावधान रहिए, ट्रैप में न फंसिए और हमेशा वही चुनिए जो परिवार को सही लगे, सिर्फ आपको नहीं, क्योंकि कभी कभी जरूरी हो जाता है कि परिवार की मंशा बेहतर हो सकती है आपकी अपेक्षा। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की सोच को गलत बताना नहीं, सिर्फ आपको आगाह करना है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलकर चुनाव करते हैं तो उसमें कुछ बेहतरीन होने की उम्मीद रहती है। फिलहाल आपकी क्या राय उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि दूसरों को इस साथ दूसरों को भी एक मैसेज मिले, अगली पुष्पा कोई और ना बने। नमस्ते, शुक्रिया।